हेलो स्टूडेंट, ये हमारे बीए 4 सेमेस्टर साइकोलॉजी की क्लास है जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं एबनॉर्मल साइकोलॉजी। पिछली क्लास में हम लोगों ने मॉडल्स पढ़े थे, एबनॉर्मल बिहेवियर के मॉडल्स। आज की क्लास में उन्हीं मॉडल्स में से एक मॉडल लेके उसको हम लोग समझेंगे कि क्या है। तो आज की क्लास में हम लोग समझेंगे मनोविश्लेषणात्मक प्रतिमान। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट मॉडल है हमारा, काफ़ी बड़ा मॉडल है और एबनॉर्मल बिहेवियर के लिए ये मॉडल दिया था सिगमंड फ्रॉइड ने। सिगमंड फ्रॉइड, इस मॉडल को देने वाले कौन हैं? सिगमंड फ्रॉइड। ठीक, इतनी सी बात समझ आई। ये मनोविश्लेषणात्मक मॉडल है जिसको दिया है सिगमंड फ्रॉइड ने। अब ये मनोविश्लेषणात्मक मॉडल जो है, सिगमंड फ्रॉइड एक डॉक्टर थे, इन्होंने ये मॉडल दिया तो इनके पास जो पेशेंट आते थे उन्हीं पर ये रिसर्च करने लगे और उनके रोगों का कारण जानने की कोशिश करने लगे। तो उनके रोगों का जब वो इलाज करते थे तो वो जब ठीक नहीं हो पाते थे तो उन्होंने मानसिक कारण जानने की कोशिश की और उसी के आधार पर इन्होंने अपना एक मॉडल प्रस्तुत कर दिया, एक सिद्धांत बना दिया। इसे एक थ्योरी, बहुत बड़ी थ्योरी भी के नाम से जाना जाता है और ये एक तरह की उपचार विधि भी है, एक तरह की उपचार विधि भी इन्होंने दी है, उसके नाम से भी जानी जाती है। अब जो इन्होंने मॉडल दिया, इस मॉडल का समर्थन या इसका समर्थन करने वाले और दो मनोवैज्ञानिक हैं, एडलर और यूंग। एडलर और एवं यूंग, एक मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रॉइड है जिन्होंने इसका प्रतिपादन किया, इस मॉडल का नाम रखा, लेकिन इसका समर्थन किया एडलर और यूंग ने। ठीक, और इसमें थोड़ा सा चेंज किया और इस मॉडल का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। अब इनके मॉडल में क्या क्या चीज़ें हैं ये हम लोग जानेंगे। ये ऑब्जेक्टिव पेपर है हमारा, इसलिए हम लोग ये सब जान लें, एक ही क्लास में है, लगभग सभी कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें दी हैं। अब इन्होंने सबसे पहले एक चीज़ दी है, वो दी है व्यक्तित्व का रचनात्मक सिद्धांत। व्यक्तित्व का रचनात्मक सिद्धांत, इन्होंने एक थ्योरी दी है, उसका ये नाम रखा। अब इसमें है क्या ये समझ लें। इसके अंतर्गत इन्होंने इड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में बताया है, और सुपर ईगो के बारे में बताया है। जो इन्होंने व्यक्तित्व का रचनात्मक सिद्धांत दिया उसमें इन्होंने इड, ईगो और सुपर ईगो, जिसे हिंदी में अहम, पराहम और क्या बोलते हैं, इदम, अहम और पराहम लिख देते हैं, आपको और समझ आ जाएगा। इदम, अहम और पराहम। ठीक, ये समझ आ रहा है, ये हिंदी में इसको बोलते हैं। ये इन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई हैं कि व्यक्ति की रचना इन तीनों चीज़ों से मिलकर बनी है। अब जब व्यक्ति बहुत छोटा होता है, प्रारंभ तो छोटे से ही होता है, बालक होता है, तब उसके अंदर हम क्या होता है, इड होता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है तो उसका विकास कहाँ पे आता है, ईगो पर आता है। जब वह बहुत बड़ा हो जाता है यानी कि मैच्योर पर्सन बन जाता है, तब उसके अंदर क्या डेवलप हो जाता है, सुपर ईगो। इतनी बात समझ आ रही है। अब ये छोटा होता है तो इड, ईगो, सुपर ईगो, तो इसमें होता क्या है ये भी समझ लें। इड यानी कि जब हम कोई भी कार्य कर रहे होते हैं तो हमको उसकी कोई भी नैतिकता नहीं मालूम है, सिर्फ हमको पता है कि हमको ये काम करना है जिससे हमको सुख मिल रहा है। तो ये इदम हमारा किस चीज़ पे निर्भर होता है, सुखवाद पे निर्भर करता है। ठीक, इसको सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा करना है,
उससे उसको सुख प्राप्त होना है। उसको कोई परवाह नहीं है कि वो क्या गलत है क्या सही है, उसको ये सब कुछ नहीं पता है, सिर्फ उसको सुख प्राप्त हो रहा है। ठीक, इतना है। इड में व्यक्ति किसी के घर, जैसे छोटा बच्चा गया, एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, उसको कोई भी खिलौना अच्छा लगा, उसने उठा लिया, उसको ना वहाँ पे किसी से पूछना है, ना किसी को उसको फ़र्क है कि कोई क्या कहेगा, उसको अच्छा लग रहा है इसलिए उसने वो उठा लिया। उसको भाई इच्छा हो रही है उस चीज़ को उठाने की, या उसको कोई खाने की चीज़ पसंद आ रही है, उसने उठाई और खा ली। ये क्या है? इड। उसको परवाह नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, इससे क्या होगा, चोर का, ना ही छोटे बालक को कोई कहता भी है। तो इड सिर्फ सुखवाद पे जीता है, उसको सुख मिलना चाहिए, जो व्यक्ति उसको जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ रही है उसकी पूर्ति होनी चाहिए और उसको सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। उसके बाद धीरे से जब वो बड़ा होता है तो उसके अंदर क्या डेवलप हो जाता है? ईगो। ईगो में क्या होता है? ईगो हमारा सुखवाद और हमें थोड़ा सा समाज का वो होके हम ईगो डेवलप हो जाता है। ईगो यानी कि बीच में जो पुलिस का काम करता है। ठीक, क्या कर रहा है? इसको सामान भी चाहिए और लोगों की परमिशन थोड़ी सी मांग लेगा। यानी कि अगर किसी के घर गया, इसको पेंसिल अच्छी लगी, कोई खिलौना अच्छा लगा या खाना है, तो उसने उनसे पूछा क्या मैं ले लूँ, तो उन्होंने, अब किसी घर गए तो मना नहीं करेगा, कह देंगे हाँ ले लो। तो जैसे ही उसने ले लिया, इसकी आवश्यकता की पूर्ति हो गई। अब ये ईगो का रोल हो गया। ठीक, अब ये जो सुपर ईगो है ये बहुत नैतिकवाद होता है, नैतिकवादी होता है। ये जब हम और बड़े हो जाते हैं तब हम दूसरों की चीज़ मांगना नहीं सही है, ये कार्य करना नहीं सही है, किसी से कोई चीज़ हमें उधार लेना या कि अपनी आवश्यकता की पूर्ति को दबा लेता है। उसको भी चीज़ें अच्छी लग रही हैं लेकिन वो उसको अपने आप को समझाना आता है, जबकि ईगो को भी इतना समझाना नहीं आता। समझाना आता है लेकिन वह पूछ के कर लेता है, अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर लेता है। लेकिन सुपर ईगो अपनी आवश्यकता को ही दबा देता है, कहेगा ही नहीं, अपनी आवश्यकता की पूर्ति नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर नैतिकता बहुत अधिक आ जाती है। यानी कि एक जज की तरह काम करने लगता है। इसको सिर्फ निर्णय लेना होता है, अपने आप को निर्णय देना होता है, नहीं ऐसा नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। जबकि ईगो हमारा, इड हमारा पुलिस है, इड हमारा चोर है, समझो कोई भी चीज़ चुरा ली। ईगो हमारा पुलिस की तरह काम कर रहा है और सुपर ईगो हमारा जज की तरह काम कर रहा है। इस तरह से ये व्यक्तित्व की संरचना होती है। स्टार्टिंग हमारी इड से होती है, धीरे से ईगो डेवलप हो जाता है, फिर सुपर ईगो आ जाता है। इतनी बात आपको समझ आ गई? ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इड, ईगो, सुपर ईगो हमारी पर्सनालिटी के लिए। अब इन्होंने एक और चीज़ बताई है हमारी इसी थ्योरी में। दूसरी चीज़ क्या बताई है? एक चीज़ और बताई है, व्यक्तित्व का स्थूलाकृतिक सिद्धांत। ये तो रचनात्मक सिद्धांत हो गया। दूसरा बताया है व्यक्तित्व का स्थूलाकृतिक सिद्धांत। अच्छा, इसमें एक चीज और छूट गई। ईगो क्या होता है? ईगो हमारी पूर्ति सिद्धांत है। पूर्ति, ये पूर्ति करता है, वास्तविकता में जैसा है उसकी हम पूर्ति कर लेते हैं, जबकि ये बाकी चीज़ें तो बता ही चुके हैं। ठीक, अब व्यक्तित्व का स्थूलाकृतिक सिद्धांत, इसमें क्या बताया गया? इसमें हमारे मन की 3 स्थितियां बताई गई हैं। वो 3 स्थितियां क्या हैं, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। एक है अवचेतन, दूसरा है चेतन, तीसरा है अचेतन। ठीक, इतनी बातें समझ आई? यानी कि मन की 3 स्थितियां बताई हैं। अवचेतन यानी कि अर्धचेतन भी इसे कहते हैं, अर्धचेतन। अर्धचेतन, तो ये अर्धचेतन
दूसरा है चेतन, चेतन यानी कि वर्तमान स्थिति। इसके बाद आता है अचेतन, अचेतन यानी कि जो चीज़ें हम भूल चुके हैं, जो चीज़ें हमें मस्तिष्क में हमारे हैं नहीं, याद नहीं है, और उनको हम कोशिश करने पर भी याद नहीं कर सकते हैं। अवचेतन में क्या है, हमारी जो चीज़ें याद आ जाती हैं, जबकि अचेतन में क्या है, जो चीज़ें हम कोशिश करने पर भी याद नहीं कर सकते हैं। और सिगमंड फ्रॉइड ने बताया है कि अचेतन में जो चीज़ें हैं उनकी वजह से ही हमारा व्यवहार प्रभावित होता है। हमारे व्यवहार में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ना चाहते हुए भी हो रही होती हैं। वो किसके कारण से होती हैं? वो अचेतन के कारण से होती हैं। अचेतन ही असमान व्यवहार का भी बहुत बड़ा कारण बनता है। अचेतन हमारे मन का सबसे बड़ा पार्ट होता है, जबकि ये हमको याद नहीं है, लेकिन ये हमारे मन का सबसे बड़ा पार्ट है। अवचेतन और चेतन से भी बड़ा पार्ट कौन सा है? अचेतन। अचेतन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है इन्होंने। अब इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे परीक्षा के दौरान हम आज परीक्षा रूम में बैठे हैं, पेपर आ गया हमारे सामने, तो वो कौन सी अवस्था हो गई? चेतन। जबकि अर्धचेतन या अवचेतन कौन सी है? कि जब हमने कोई क्वेश्चन पेपर देखा, हमको कुछ भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन जब हमने अपने मस्तिष्क पर जोर डाला तो जो कल हमने पढ़ा था या जो पहले हमने पढ़ा था वो चीज़ें हमको याद आना शुरू हो गई। जब याद आना शुरू हो गई तो हम उनको लिखने लगे। तो क्या हो गया? अर्धचेतन को हम चेतन में ले आते हैं अपनी थोड़ा सा जोर डाल के, लेकिन अचेतन को नहीं ला पाते हैं। इतनी बात समझ आ गई? ये आज की क्लास में हमारा हो गया व्यक्तित्व का रचनात्मक सिद्धांत और स्थूलाकृतिक सिद्धांत, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरी है, सिगमंड फ्रॉइड द्वारा दी हुई। इन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट